हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। जिस आश्चर्यजनक ढंग से भारत में मुगल की सत्ता की स्थापना हुई एवं इसका विकास हुआ, उसी तरीके से इनका पतन भी हुआ। बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की, अकबर ने इसका विस्तार कर इसे स्थायित्व प्रदान किया। जहांगीर और शाहजहां भारत में मुगलों की सत्ता बरकरार बनाए रखे तथा औरंगजेब के समय में दक्षिण में इसका विकास हुआ, परंतु औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इस विशाल और वैभवशाली साम्राज्य को खो दिया। इसके पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला, राजनीतिक कारण। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुगलों ने भारत में जिस राज्य की स्थापना की, उसकी बुनियादी शक्ति पर आधारित थी। बाबर के बाद जितने भी शासक हुए, उनमें अधिकांश ने शक्ति के बल पर गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया एवं शक्ति के बल पर ही सफलता प्राप्त की। फलतः मुगलों में उत्तराधिकार का कोई नियम ही नहीं रहा। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं और उसके भाइयों अकबर के विरुद्ध जहांगीर, जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां, शाहजहां के विरुद्ध औरंगजेब, औरंगजेब के विरुद्ध शहजादा अकबर तथा औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रही। वस्तुतः मुगलों में बादशाह के जीवन काल में ही अथवा उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी के महत्वाकांक्षी दावेदारों में संघर्ष आरंभ हो जाता था। इससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इस संघर्ष में मुगल अमीर, दरबारी, सूबेदार, जागीरदार, मनसबदार, महल की स्त्रियां तक भाग लेती थी। इसके दरबार में गुटबाजी और षड्यंत्रों का बोलबाला हो जाता था। इन संघर्षों में धीरे धीरे मुगलों की प्रतिष्ठा, शक्ति, धन एवं जन की अपार क्षति हुई। इन परिस्थिति ने विघटनात्मक तत्वों को मजबूत कर साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। अकबर के दुर्बल उत्तराधिकारी। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण गद्दी पर दुर्बल एवं अयोग्य बादशाहों का आना। बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी शासक हुए, उनमें ना तो चारित्रिक, राजनीतिक, सैनिक अथवा प्रशासनिक क्षमता थी। उनका अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत होता था। परिणाम स्वरूप एक तरफ तो राज्य में क्षत्रिय तत्व सक्रिय एवं शक्तिशाली हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था ढीली पड़ गई, वजीर और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली, तो दूसरी तरफ दरबार में स्वार्थी और महत्वाकांक्षी सरदारों का प्रभाव पड़ गया। इन लोगों ने बादशाह को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। इन दुर्बल शासकों ने बादशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा नष्ट कर पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। प्रांतीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा। मुगल बादशाहों की दुर्बलता का लाभ उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। केंद्रीय शक्ति के कमजोर पड़ जाने से वे अनियंत्रित हो उठे। अपने अपने सूत्रों से उन लोगों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर दिया। फलस्वरूप साम्राज्य के अनेक सूबों मुगलों के हाथ से निकलते गए। बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अपने सूबेदारों पर नियंत्रण रख सके। फलस्वरूप मोहम्मद शाह के समय से साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल दरबार षड्यंत्रों एवं गुटबाजी का अखाड़ा बन गया। सरदारों का चारित्रिक पतन हो गया एवं उनमें स्वार्थपरता की भावना अधिक बलवती हो उठी। वे साम्राज्य का हित नहीं देखते थे, बल्कि अपनी शक्ति और संपदा बढ़ाने में ही लगे रहे। मुगल बादशाहों की कमजोरी का लाभ इन लोगों ने उठाया। अब दरबारी के बादशाह के भाग का निर्णय करने लगे। औरंगजेब के बाद मुगल दरबार के सरदार स्पष्टतः दो गुटों में विभक्त हो गए। हिंदुस्तानी और मुगल। मुगल दल भी दो वर्गों में विभक्त, तरानी और ईरानी। इन दलों के धार्मिक विभेद आपसी वैमनस्य के बादशाहों को इस प्रकार उलझाए रखा कि वे प्रशासन अथवा इन समस्याओं में ध्यान नहीं दे सके। बादशाह और दरबार की दुर्बलता का लाभ उठाकर जागीरदार, मनसबदार भी अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार। साम्राज्य के पतन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने श्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आरंभ में मुगल प्रशासन में नियुक्तियों योग्यता के आधार पर होती थी, परंतु बाद में महत्वपूर्ण पद बादशाह की व्यक्तिगत इच्छा की और सरदारों के दबाव में आकर दिए जाने लगे। परिणाम स्वरूप अनुभवी और योग्य अधिकारियों का स्थान अक्षम एवं स्वार्थी लोगों ने ले लिया। इसका घातक परिणाम
निकला। प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो गई, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का बाजार गर्म हो गया। ऐसी स्थिति में विशाल मुगल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना टेढ़ी खीर साबित हुई और साम्राज्य शनै शनै पतन के गर्त में चला गया। मुगलों की विदेशी उत्पत्ति। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि मुगलों की विदेशी उत्पत्ति ने भी साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मुगल मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे तथा उन लोगों के मध्य एशियाई आदर्शों एवं नीतियों को सामने रखकर शासन किया। उन्हें प्रशासन चलाने के लिए ज़्यादातर विदेशियों पर ही आश्रित होना पड़ा। प्रशासन में भारतीयों की अपेक्षा की गई तथा भारतीयों को कभी भी अपना नहीं समझा गया। यह मत भांतिपूर्ण है, यह सत्य है कि मुगल बाहर से आए थे परंतु वे यहीं अस्थायी तौर पर बस गए, यहाँ से वापस जाने की कभी भी नहीं सोचे। अकबर की नीतियों ने अधिकांश भारतीयों को मुगलों का समर्थक बना दिया, परंतु यह भी सत्य है जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले मराठे, सिख इत्यादि ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि मुगल विदेशी है और उसके हाथों से भारत को मुक्त करना उनका उद्देश्य है। विदेशी आक्रमण। मुगलों की दुर्बल स्थिति बनाने में विदेशी आक्रमणकारियों का भी हाथ है। मुगलों ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की थी तथा 18वीं शताब्दी में इस सीमा से भारत पर अफगानों, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। भारत की तत्कालीन राजनीति से प्रेरित होकर आक्रमण किए गए थे। आक्रमणकारियों ने साम्राज्य की रही सही प्रतिष्ठा भी नष्ट कर दी। भारत में यूरोपीय शक्तियों का विकास। 16वीं शताब्दी से भारत में यूरोपीय शक्तियों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ किया। व्यापार के आड़ में वे राजनीतिक गतिविधियों में भी दिलचस्पी लेने लगे। 18वीं शताब्दी तक भारत में पुर्तगाली और अंग्रेज सबसे अधिक शक्तिशाली बन बैठे। पुर्तगालियों को भी अंग्रेजों ने पीछे छोड़ दिया। कर्नाटक के युद्धों और प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज भारत में राजनीतिक सत्ता के विकास में लगे गए। मुगल इतने अक्षम हो गए थे कि अंग्रेजों पर नियंत्रण नहीं रख सके। बक्सर के युद्ध में शाह आलम को भी अंग्रेजों से परास्त होना पड़ा। मुगलों की सैन्य दुर्बलताएं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं इसका विकास सैनिक शक्ति के आधार पर हुआ था। जब तक मुगलों की सैन्य शक्ति व्यवस्थित रही साम्राज्य का विकास होता रहा, परंतु इसके कमजोर पड़ते हो साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। मुगल प्रशासन का संगठन एवं इसका स्वरूप सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप था। एक योग्य प्रशासक ही इस व्यवस्था को कुशलतापूर्वक चला सकता था। इसलिए अनेक त्रुटियों के बावजूद अकबर इस संगठन पर नियंत्रण बनाए रख सका, परंतु उसके बाद सैन्य व्यवस्था में दुर्बलता आती गई। मुगल सेना की दुर्बलता का प्रमुख कारण बनी। बादशाहों के दुर्बल होने की स्थिति में मनसबदार भी अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। उनकी सेना ही स्वाभाविक सम्राट के प्रति नहीं रही। मनसबदारों की सेना में हमेशा अच्छे सिपाही ही नियुक्त नहीं किए जाते थे, इसलिए अगर मनसबदारी सेना बादशाह का साथ देती भी तो वह बहुत कारगर नहीं होती। मुगलों की सेना में विभिन्न जातियों, प्रांतों एवं राष्ट्रों के सिपाही थे, इसलिए वे एकजुट होकर संकट की स्थिति में काम नहीं कर पाते थे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। धार्मिक कारण। यद्यपि सम्राटों ने भारत में सामान्यतः धार्मिक निरपेक्षता की नीति अपनाई, परंतु अकबर के बाद मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति धीरे धीरे संकीर्ण होती गई। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने जो धार्मिक संकीर्णता की नीति अपनाई वह राजनीति से प्रेरित थी, धर्म से नहीं। परंतु इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहजहां और औरंगजेब की संकीर्ण नीति गोले जाने अनजाने बहुसंख्यक हिंदुओं को मुगलों का विरोधी बना दिया। उन्हें यह आभास होने लगा कि मुगल उनके साथ धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। इस भावना को स्वार्थगत राजनीति ने और अधिक आगे बढ़ाया। फलतः मुगल सामान्य जनता की सहानुभूति खोने लगे। इसका लाभ उठाकर राजपूतों, मराठों, जाटों, सतनामियों, सिखों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इन विद्रोहों ने साम्राज्य की जड़ों को खोखला कर उसके विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आर्थिक कारण। उत्तर मुगल काल में आर्थिक दुर्बलता भी मुगलों के पतन का एक कारण बनी। मुगलों ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए समुचित उपाय नहीं किए। आरंभिक शासकों ने कृषि के विकास को
और ध्यान अवश्य दिया, परंतु उस अनुपात में व्यापार वाणिज्य की उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। कृषि का विकास भी आवश्यकता अनुसार नहीं हो सका। एक और उत्पादन धीरे धीरे घटा, परंतु खर्च बढ़त गया। इसका आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ा। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत भूमि लगान एवं विभिन्न सूबों में होने वाली आमदनी थी, परंतु केंद्रीय सत्ता के कमजोर पड़ जाने से न तो लगान ही ढंग से वसूले जा सके और न ही प्रांतीय सूबेदारों से निर्धारित कर। जैसे जैसे सूबे स्वतंत्र होने लगे, राजकीय आय भी घटती गई। इसे पूरा करने के लिए किसानों पर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन आर्थिक शोषण से पीड़ित किसानों ने यदाकदा विद्रोह कर मुगल विद्रोही तत्वों को सहायता पहुंचाई। ऐसी दुर्बल आर्थिक अवस्था में किसी भी राज्य का टिके रहना असंभव है। यही बात मुगलों के साथ भी हुई। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।